हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और आज हम देखेंगे एडुटेरिया का सेकंड पार्ट, जिसमें होगा प्रमुख समझौता ज्ञापन, मतलब भारत का किन अन्य देशों के साथ किस सेक्टर में क्या समझौता हुआ है पिछले एक साल में, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या है, ठीक है। और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनके बारे में देखेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्टर हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, या किसी भी सेक्टर में भारत के क्या है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम एक साल का कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। एडुटेरिया के पहले पार्ट में हमने 17 पेज कवर कर लिए थे, ठीक है। आज हम देखेंगे पेज नंबर 18 और इसमें टॉपिक है 8वां, वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख निधन, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं गिरिजा व्यास की, तो ये क्या है, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे तथा महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। तो गिरिजा व्यास पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, इनका निधन हुआ है। मनोज कुमार की बात करें तो ये अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। भारत कुमार की इन्हें उपाधि दी गई थी, ठीक है। और 14 जुलाई 1937 को इनका जन्म हुआ था। 2015 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया। सलीम अख्तर की बात करें तो ये आकाशवाणी समाचार सेवा के उर्दू समाचार वाचक हैं, इनका निधन हो गया। एम आर श्रीनिवासन, ठीक है, क्या है, एम आर श्रीनिवासन परमाणु ऊर्जा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। कुमुदनी लखिया की बात करें तो ये प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना रही हैं, ठीक है। कुमुदनी लखिया प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, इन्हें पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है, यानी पद्मश्री के जितने भी हैं वो सारी कैटेगरी इन्हें मिली हुई है। अगले हैं पोप फ्रांसिस, ठीक है। ये रोमन कैथोलिक संप्रदाय के शीर्ष धर्म गुरु थे। मूल नाम इनका था जॉर्ज मैरियो बर्गो गलियो, ठीक है। उस्ताद गुलाम नबी शाह की बात करें तो प्रसिद्ध कश्मीरी लोक गायक हैं। हो सकता है बस ये पूछ लें कि ये इनका निधन हुआ है ये किस सेक्टर से संबंधित है, यही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, संगीत जगत में हमले बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध है। अब अगर बहुत ज़्यादा मतलब टेढ़ा आदमी हुआ, जो सिंपल सी बात है उसने बना दिया कि किसकी जो एक्सपायरी है वो कब हुई थी, या डेट के वाइज आपने क्रोनोलॉजी सेट करना है, तो उसमें क्या होगा यार, ये वाला क्वेश्चन ना गलत होने के चांस सबसे मतलब सबके सबके गलत होने के चांस ज़्यादा हैं। मतलब हो सकता है सबका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन जो सबके गलत हो सकते हैं उसमें आपको लोड नहीं लेना है कि नहीं मैं इसमें तो एज ही लूंगा, बाकी सबका गलत हो रहा हो तो मैं उसमें एज लेके एकदम महान हो जाऊंगा। नहीं, आपने बेसिक नहीं गलत करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपने लोड नहीं लेना है। विजय रूपाणी की बात करें, ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, 2016 से 2021 तक ये रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था उसमें इनका निधन हो गया था। बाबा शिवानंद की बात करें, आध्यात्मिक गुरु, 2022 में पद्मश्री से सम्मानित और 128 वर्ष की आयु में इनका वाराणसी में निधन हुआ है। के बी राबिया की बात करें, केरल के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पद्मश्री 2022 में मिला था। राज मनचंदा स्क्वैश के दिग्गज खिलाड़ी हैं। जोधैया बाई की अगर हम बात करें तो ये प्रसिद्ध बैगा आदिवासी कलाकार थे, पद्मश्री इन्हें 2023 में ही मिला है। अगले हैं जाकिर हुसैन, विख्यात तबला वादक थे, 5 ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं, पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण मिला है और पद्म विभूषण दिया गया था 2023 में। फिर है श्रीमती तुलसी गौड़ा, कर्नाटक के वृक्ष माता के नाम से फेमस है, याद रखिएगा, श्रीमती तुलसी गौड़ा कर्नाटक के वृक्ष माता के नाम से फेमस थी ये। नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, 2009 से 2010 के बीच में इनका निधन हो गया है। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें तो 25 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ है, ठीक है। 92 वर्ष के ये थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। 2004 से 2014 तक भारत के कौन से नंबर के 14वें प्रधानमंत्री रहे हैं। 1991 से 96 के बीच में भारत के वित्त मंत्री रहे हैं। 1998 से 2004 के बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं और 1987 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है। जिमी कार्टर की बात करें, अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे। 1977 से 1981 के बीच में आपको पता होगा कि अमेरिका को जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है ना। तो जो जिमी कार्टर हैं ये 1977 टू 1981 तक वहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं। 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, किसको मिला है, जिमी कार्टर को। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, मतलब इनकी बात करें तो प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे ये। इसरो के अध्यक्ष भी रहे हैं, कब से, 1995 से 2003 तक, ठीक है। 1995 से 2003 तक अगर हम बात करें, ये भी बात कर सकते हैं अगर जैसे जो परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है, जो अटल बिहारी के टाइम पे, तो उस टाइम पे इसरो के चीफ कौन थे, तो ये कस्तूरी रंगन थे। विवेक देवराय की बात करें तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। किकी डाकंसन की बात करें, ये विश्व की पहली विश्व सुंदरी है, ठीक है, विश्व की पहली विश्व सुंदरी है जिनका निधन हो गया है। नाम क्या था, किकी डाकंसन।
शारदा सिन्हा की बात करें तो ये लोक गायिका, बिहार में इन्हें लोक गायिका, बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है और ये लोक गायिका थी, ठीक है। पद्मश्री 1991, पद्म भूषण भी दिया गया है, पद्म विभूषण भी मिला है और इन्हें जो पद्म विभूषण मिला है वो मरणोपरांत मिला है, ये याद रखना है आपने। 2025 में पद्म विभूषण दिया गया है शारदा सिन्हा को और ये मरणोपरांत उन्हें दिया गया है। रतन टाटा की बात करें तो टाटा सन्स के ये पूर्व चेयरमैन थे, पद्म भूषण भी मिला है, विभूषण भी इन्हें 2008 में दिया गया था, ठीक है। भूषण और विभूषण मिला है, श्री नहीं मिला है। गोदावरी दत्त की बात करें तो ये मिथिला पेंटिंग से संबंधित है, याद रखिएगा। गोदावरी दत्त मिथिला पेंटिंग से संबंधित है, 2019 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। सुशील कुमार मोदी की बात करें तो ये बिहार के क्या है, पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। प्रथम बार 2005 में बने थे उप मुख्यमंत्री। 1990 में पटना कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से ये निर्वाचित हुए थे। 2020 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए और मरणोपरांत इन्हें मरणोपरांत इन्हें क्या दिया गया है, पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण मिला है 2025 में मरणोपरांत, और जो शारदा सिन्हा है उन्हें क्या मिला है, उन्हें पद्म विभूषण मिला है 2025 में मरणोपरांत, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान। तो एक बार हम सारे अवार्ड देख लेते हैं कि भाई किसका कौन सा अवार्ड है, क्या नाम है उसका और ये कब किस मंथ में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो हम देख लेंगे कि क्या बन सकते हैं। जैसे पहला देखें, नामीबिया की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विटिविया मिराबिलस, ठीक है। वेल्विटिविया मिराबिलिस ये अवार्ड किसका है, 9 जुलाई 2025 को मिला है, ये नामीबिया का अवार्ड है सर्वोच्च। ब्राजील की बात करें तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ठीक है, ये 8 जुलाई 2025 को दिया गया, ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की बात करें तो इनके अवार्ड का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये नाम से स्पष्ट है, ठीक है, 4 जुलाई 2025 को दिया गया। घाना की बात करें तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना 3 जुलाई 2025 को मिला है। साइप्रस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान इसका नाम क्या है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड, ठीक है, 16 जून 2025 को अवार्ड दिया गया है। श्रीलंका के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो यह है मित्र विभूषण, ठीक है, ये अप्रैल 2025 में दिया गया। मॉरिशस के अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, मार्च 2025 में मिला है। कुवैत की बात करें तो द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ठीक है, अल कबीर आ जाए तो ये किसका होगा, कुवैत का होगा, दिसंबर 2024 में मिला है। गुयाना की बात करें तो द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना, ठीक है, नवंबर 2024 में। बारबाडोस की बात करें तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस 5 मार्च 2025 को मिला है। डोमिनिका रिपब्लिक डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर नवंबर 2024 में दिया गया, ठीक है। नाइजीरिया की बात करें तो ये उनका दूसरा नागरिक सम्मान था, याद रखिएगा, ठीक है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये दिया गया है नवंबर 2024 में। रूस के अवार्ड का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, इसकी घोषणा तो 2019 में की गई लेकिन जुलाई 2024 में इन्हें प्रदान किया गया। ग्रीस की बात करें तो ग्रीस के अवार्ड का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। और अगर हम फ्रांस की बात करें तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो ग्रीस और फ्रांस के अवार्ड में अंतर इतना है, ग्रीस वाले में द ऑर्डर ऑफ ऑनर है और फ्रांस वाले में द लीजन ऑफ ऑनर है, ठीक है, और ये दोनों अवार्ड 2023 में दिए गए। मिस्र की बात करें तो ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल, नील नदी से आप थोड़ा मतलब रिलेट कर लेना, तो ये मिस्र का हो जाएगा, 2023 में मिला था। पापुआ न्यू गिनी ने भी अपना अवार्ड दे दिया है, ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ठीक है, लोगोहू आ जाए तो ये किसका है, पापुआ न्यू गिनी का है, 2023 में मिला था। फिजी की बात करें तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 में मिला था। पलाऊ गणराज्य की बात करें तो एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ 2023 में दिया था। भूटान के अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ द ट्रुक ग्यालपो, ठीक है, ग्यालपो अगर आ जाए तो ये भूटान का अवार्ड है, 2021 में मिला था। अमेरिका ने भी दे रखा है लीजन ऑफ मेरिट, ठीक है, अमेरिका ने दिया था लीजन ऑफ मेरिट। अब यहां पर आपने देखा था लीजन ऑफ ऑनर, तो ये जो कंफ्यूजिंग है ये मैचिंग में दे सकते हैं या वन लाइनर में भी पूछ सकते हैं। तो द ऑर्डर ऑफ ऑनर की बात करें तो वो किसका था, ग्रीस का था। द लीजन ऑफ ऑनर की बात करें तो वो किसका था, फ्रांस का था। और अगर हम लीजन ऑफ मेरिट की बात करें तो ये किसका है, अमेरिका का है और 2020 में दिया था। बहरीन की बात करें तो किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस, ठीक है, ये बहरीन का है, 2019 में मिला था। मालदीव का जो अवार्ड का नाम है ये है रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन। अगर हम निशान की बात करें तो निशान किसका, निशान मालदीव का है, ठीक है, ये 2019 में दिया गया था। संयुक्त अरब अमीरात का है ऑर्डर ऑफ जायद, नाम से स्पष्ट है, ये लगा दोगे, ठीक है, 2019 में मिला था। रूस की बात करें तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल 2019 में इसकी घोषणा हुई थी और अभी 2024 में मिला इन्हें।
फिलिस्तीन की बात करें तो स्टेट ऑफ फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर, ठीक है, फिलिस्तीन का भी अवार्ड लेके आए हैं, स्टेट ऑफ फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर 2018। अफगानिस्तान की बात करें, ग्रैंड कॉलर ऑफ द, ठीक है, ये 2016 में मिला था। सऊदी अरब के अवार्ड का नाम था ऑर्डर ऑफ द किंग अब्दुल अजीज, 2016 में अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हो सकता है पूछ लें कि भाई जुलाई महीने में किस जो मतलब ये जुलाई महीने में जो इन्होंने यात्रा की है, तो हो सकता है पूछ लें कि जुलाई महीने में किन देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधान नरेंद्र मोदी को दिया है। स्पेसिफिक मंथ वाइज भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, जो भी लेटेस्ट है, जैसे जुलाई, जून, अप्रैल या जनवरी से जुलाई तक जो मिले हैं उनको, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कूट में, और अगर सिंगल वन लाइनर पूछा हो तो हाल ही में जुलाई में किस देश ने जो है इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, ये पूछ सकते हैं। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन देशों ने, ओवरऑल करके पूछ सकते हैं, किन देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। या इनमें से किसने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं दिया है। 203 देश हैं लगभग, और उसमें से 27 से 28 देशों ने इन्हें अभी सम्मान दिया है, तो हो सकता है वैसे क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। बाकी मैचिंग वाला पूछ सकते हैं कि इधर अवार्ड दिया हो, जैसे कंफ्यूजन वाले हैं जो मैंने अभी बताया, जैसे अवार्ड ऑफ ऑनर हो गया, डोमिनिका रिपब्लिक का है, ऑर्डर ऑफ फिजी हो गया, ठीक है, लीजन ऑफ ऑनर हो गया, ऑर्डर ऑफ ऑनर हो गया, और ऑर्डर ऑफ जायद हो गया, लीजन ऑफ मेरिट हो गया। तो ये मिलवाने को पूछ सकते हैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर थोड़ा आप अपना दिमाग चलाइएगा। फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की विदेशी यात्राओं की बात करें तो ये बहुत अच्छा सेगमेंट है, इससे आपका बहुत आसान काम हो जाएगा। मान लो अवार्ड के मामले में पूछ रहे हैं तो आजकल ये जहां जा रहे हैं वहां पर अवार्ड मिल रहे हैं खाली। जैसे अभी के देखेंगे 2 से 9 जुलाई 2025 को कहाँ कहाँ गए, एक तो घाना गए, त्रिनिदाद और टोबैगो गए, अर्जेंटीना गए, ब्राजील गए और नामीबिया गए, ठीक है। आप इतनी जल्दी थक जाते हो और ये 7 दिन में 5 देश घूम के आ गए हैं। सिर्फ इन 5 देशों में अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना ने इन्हें अवार्ड नहीं दिया है, बाकी घाना ने भी दे दिया, टी ने भी दे दिया, ब्राजील ने दे दिया और नामीबिया ने भी दे दिया, सॉरी। 15 से 19 जून को कहाँ गए थे, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया गए थे, ठीक है। 22 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब गए थे और वहां पर पहलगाम अटैक उसी दिन हो गया था 22 अप्रैल को, तो फिर ये वापस आ गए थे। 3 से 6 अप्रैल 2025 को थाईलैंड और श्रीलंका, ठीक है, 3 से 6 अप्रैल थाईलैंड और श्रीलंका गए थे। 11 से 12 मार्च गए हैं मॉरिशस। 10 से 14 फरवरी फ्रांस और अमेरिका में रहे हैं, ठीक है। 10 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में फ्रांस और अमेरिका की यात्रा की है। 21 से 22 दिसंबर 2024 के बीच में कुवैत की यात्रा की है। 16 से 21 नवंबर 2024 के बीच में नाइजीरिया गए, ब्राजील गए और गुयाना गए हैं। अगर पूछ ले हाल ही में कहाँ की है, हो सकता है पूछ ले हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की है या नहीं की है। तो जुलाई में भाई 5 जगह गए थे, जून में 3 जगह गए थे, अप्रैल में और मई खाली रहा है, अप्रैल में सिर्फ सऊदी अरब गए थे और अप्रैल में थाईलैंड और श्रीलंका गए थे। तो ये लेटेस्ट हैं, ये वाले आपने याद रखना है, बाकी बहुत ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत है नहीं। द्रौपदी मुर्मू की बात करें, इन्होंने कहाँ कहाँ विदेशी यात्राएं की हैं, तो ये 25 से 26 अप्रैल 2025 को कहाँ गई थी, इटली गई और वेटिकन सिटी गई, ठीक है। फिर 7 से 10 अप्रैल कहाँ जाती हैं, पुर्तगाल और स्लोवाकिया चली जाती हैं। 13 से 19 अक्टूबर 2024 को गई अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। और अगर हम 5 से 10 अगस्त 2024 की बात करें तो फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा की है राष्ट्रपति ने, ठीक है। 2024 में राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे, तो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे 2024 में। कौन सा, एक तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, अरुणाचल में और सिक्किम में। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में तो 175 विधानसभा सीटें हैं, उड़ीसा की बात करें तो 147 विधानसभा सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 60 सीटें हैं और सिक्किम में कितनी हैं, 32 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो विजेता रहा है वो तेलुगु देशम पार्टी रही है, 175 में 135 सीटें मिली हैं। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी विजेता रही है, 147 में 78 सीटें मिली हैं। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें थी, ठीक है, विधानसभा की, जिसमें 46 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। और सिक्किम की बात करें तो 32 में से 31 पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जो है अपनी मतलब दावेदारी पेश की, ठीक है। उन्होंने 31 सीटें जीती हैं 32 में से। आंध्र प्रदेश में बात करते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बने हैं, एन चंद्रबाबू नायडू बने हैं 4थी बार, ठीक है। और उप मुख्यमंत्री वहां के बने हैं पवन कल्याण। हो सकता है, ठीक है, ये जो उप मुख्यमंत्री हम लोग ज़्यादातर फोकस रखते हैं मुख्यमंत्री, न्यूज़ में भी फोकस जो है वो मुख्यमंत्री पर रहता है, तो थोड़ा सा अगर उसे क्वेश्चन घुमाना हो तो आजकल ये जो उप मुख्यमंत्री वाला नया कॉन्सेप्ट चल रहा है तो वहाँ से पूछ सकते हैं कि अच्छा इस राज्य में कौन उप मुख्यमंत्री बना है, ठीक है। ओडिशा की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, ये पहली बार बने हैं। और उप मुख्यमंत्री हैं कनक वर्धन सिंह देव और प्रवृत्ति परिदा, ठीक है।
अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ये तीसरी बार बने हैं और उप मुख्यमंत्री हैं चौना मैन, चाइना मैन नहीं है, चौना मैन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बने हैं। सिक्किम की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, दूसरी बार ये वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 जून को आए, जबकि आम चुनाव और अन्य विधानसभा चुनाव के नतीजे कब घोषित किए गए? 4 जून को घोषित किए गए, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है यहाँ पर वर्ष 2024-25 में प्रमुख स्थानों के परिवर्तित नाम, यानी पहले उनका नाम कुछ और था और अभी जो उनका नाम है वो बदलकर कुछ और कर दिया गया। जैसे गया की बात करें तो गया जी कर दिया गया है उसका नाम। सिलक्यारा टनल नाम था, अब उसका नाम क्या हो गया है? बाबा बौखनाग सुरंग हो गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गया है। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग। कार्नेक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान, इसका नाम क्या रख दिया गया है? सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर, अब इसका नाम क्या है? श्री विजयपुरम, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का अब नाम क्या है? श्री विजयपुरम। पुणे हवाई अड्डे की बात करें तो इसका नाम क्या कर दिया गया है? संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा। लद्दाख के काकसर पुल की बात करें तो कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु, ठीक है, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु इसका नाम रख दिया गया है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम क्या कर दिया गया है? बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। दरबार हॉल की बात करें तो इसका नाम है गणतंत्र मंडप। अशोक हॉल की बात करें तो अशोक मंडप कर दिया गया है। जोशीमठ नगर का नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। कोश्या कुटौली, ठीक है, कोश्या कुटौली तहसील, इसका नाम कैंची धाम कर दिया गया है। अहमदनगर की बात करें तो इसका नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है। चिरंजीवी योजना राजस्थान में थी, ठीक है, एक योजना थी, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर रख दिया गया है अयोध्या धाम जंक्शन। झेलम स्टेडियम जो कि जम्मू कश्मीर में था और इसका नाम कर दिया गया है जनरल विपिन रावत स्टेडियम। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये जो किसके लिए फेमस है? ये जो कांच की चूड़ियां होती हैं फिरोजाबाद उसके लिए फेमस है और इसका नाम अभी जो है फिलहाल चंद्रनगर रखना प्रस्तावित हुआ है, अभी बेसिकली ऑफिशियली नहीं हुआ है, ठीक है, तो चंद्रनगर हो सकता है इसका नाम। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र, इसका नाम कर दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर और पुराने संसद भवन का नाम कर दिया गया है संविधान सदन, ठीक है। वर्ष 2024-25 में आए तूफान और चक्रवात की अगर हम बात करें तो शक्ति करके एक चक्रवात था, ये मई 2025 में आया और कहाँ आया? बंगाल की खाड़ी और भारत के पूर्वी तट पर आया। ये भी पूछ सकते हैं कि पूर्वी पे आया कि पश्चिमी पे आया। बाकी नामकरण की अगर हम बात करें तो शक्ति नाम रखा है श्रीलंका ने। अल्फ्रेड करके एक चक्रवात आया, ये मार्च 2025 में आया ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट पर और इसका नाम किसने रखा? ऑस्ट्रेलिया ने ही रखा। जूड करके तूफान आता है, मार्च 2025 में आता है और ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक को प्रभावित करता है, ठीक है, तो जूड चक्रवात ने भारत को प्रभावित नहीं किया था और इसका नाम रखा था मॉरिशस ने। डिक लेडी करके एक चक्रवात आता है, डिक लेडी, ठीक है, जनवरी 2025 में दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर, नामकरण किसने किया ये यहाँ पर नहीं दिया है। फिर आगे है चिडो करके एक तूफान आया दिसंबर 2024 में, मोजाम्बिक को प्रभावित किया और मॉरिशस ने इसका नाम रखा चिडो को, ठीक है। राफेल तूफान की बात करें तो राफेल तूफान आया नवंबर 2024 में और कहाँ आया? क्यूबा में, और इसका नाम किसने रखा? फ्रांस ने रखा। सारा तूफान जो है ये नवंबर 2024 में आया था और प्रभावित किसको किया? होंडुरास को किया। टाइफून यागी की बात करें तो सितंबर 2024 में आया था और म्यांमार, लाओस और वियतनाम को, ठीक है, म्यांमार, लाओस और वियतनाम को इसने प्रभावित किया टाइफून यागी ने और इसका नामकरण किसने रखा था? जापान ने किया था। टाइफून कोंगरे ये नवंबर 2024 में आया, ताइवान और फिलीपींस को इसने प्रभावित किया और कंबोडिया ने इसका नाम रखा। दाना तूफान की बात करें या दाना चक्रवात की बात करें तो अक्टूबर 2024 में आया था और दाना ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। दाना नाम किसने रखा था? तो दाना नाम रखा था कतर ने। टाइफून क्रैथान करके आया था एक सितंबर 2024 में, ताइवान और फिलीपींस को प्रभावित किया और ये नाम रखा था जापान ने, ठीक है। फिर असना की बात करें तो असना आया था अगस्त 2024 में और ये कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र यानी अरब सागर की तरफ से आया था और इसने कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र को प्रभावित किया। असना नाम किसने रखा था? तो असना नाम रखा था पाकिस्तान ने, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है 2024-25 में जो प्रमुख समझौता ज्ञापन हुए हैं, जो यानी एमओयू साइन हुए हैं, किस सेक्टर से और किस देश के साथ हुए हैं। जैसे अगर हम जून 2025 की बात करें तो पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। जून 2025 की बात करें तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत, याद रखिएगा
पहला स्वदेश निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण हेतु समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और नॉर्वे के साथ हुए हैं। अगर ध्रुवीय अनुसंधान पोत की बात आ जाए तो आपने नॉर्वे लगाना है। अगर पनडुब्बी सहयोग की बात आए तो किसके साथ हुआ है? भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ। ठीक है, यहीं पर हम देखेंगे मई 2025 में 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और डेनमार्क के बीच में। बौद्ध सहयोग, ठीक है, बौद्ध सहयोग पर समझौता हुआ है किसके साथ? अब इतना तो कॉमन सेंस लगा लो कि कहां पर जो बौद्ध धर्म प्रचलित है, ठीक है, वहां पर जापान भी ऑप्शन में हो सकता है, सिंगापुर भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है। तो याद रखिएगा भारत और वियतनाम के बीच में बौद्ध सहयोग पर समझौता हुआ है। मई 2025 में आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ है, ये भारत और अंगोला के बीच में। फिर 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ का समझौता हुआ है। तो राफेल अगर लड़ाकू विमान की बात करोगे तो भारत और फ्रांस के साथ, ये तो आपको आइडिया होगा ही। फिर लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन, तो लिथियम खनन, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये किसके साथ हुआ है? भारत और अर्जेंटीना के साथ हुआ है। यहाँ पर आपको चिली भी दिखेगा, ब्राजील भी दिखेगा, तो ये ऑप्शन में दिख सकते हैं, लेकिन आपने अड़े रहना है अर्जेंटीना के साथ। तो जो लिथियम अन्वेषण और खनन के लिए समझौता हुआ है किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ हुआ है। सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से त्वरित प्रभाव परियोजनाओं को लागू करने हेतु समझौता, ये किसके साथ हुआ है? भारत और निकारागुआ के साथ। लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में। आगे है कि जनवरी 2025 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए $450 मिलियन का समझौता किसके साथ हुआ है? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ, याद रखिएगा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए। ठीक है, जनवरी 2025 गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, ये भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। दिसंबर 2024 में अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या से निपटने हेतु एक एमओयू साइन हुआ है किसके साथ? भारत और जापान के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए। नवंबर 2024 में रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और अल्जीरिया के बीच में। नवंबर 2024 में महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता भारत और सेशल्स के बीच में हुआ है। क्या है? ये जो महालेखा परीक्षक कार्यालय है, इनके बीच में प्रशिक्षण के अवसर और सूचना साझा करना है। अक्टूबर 2024 की बात करें तो एक तो ये है श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता हुआ है भारत और जर्मनी के बीच में। रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता अक्टूबर 2024 में किया गया किसके साथ? भारत और स्पेन के साथ। रेल परिवहन में, सीमा शुल्क और निवेश के लिए। फिर सितंबर 2024 में सेमीकंडक्टर, याद रखना आपने, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीकी, कौशल विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच में। अगस्त 2024 में लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ भारत और मलेशिया के बीच में। अगस्त 2024 में कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता हुआ है भारत और यूक्रेन के मध्य। अगस्त 2024 में हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता हुआ, याद रखिएगा, हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता हुआ है भारत और जापान के बीच में। एक और जापान के साथ समझौता हुआ था, कौन सा? अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए। ठीक है, एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता हुआ है अगस्त 2024 में भारत और श्रीलंका के बीच में। एमएसएमई पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। कब? अगस्त 2024 में। अगस्त 2024 में ही 1000 सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए समझौता हुआ है भारत और मालदीव के बीच में। ठीक है, अगस्त 2024 में गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिषद को विकसित करने के लिए समझौता हुआ है भारत और वियतनाम में। तो याद रखिएगा, ये जो समुद्री विरासत परिषद बन रहा है, ये कहाँ? लोथल में। और किसके बीच में एमओयू हुआ है? भारत और वियतनाम के बीच में ये एमओयू हुआ है। अगला है हाल के वर्षों में शुरू किए गए जो नए दिवस हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे आयुर्वेद दिवस की बात करें तो ये 23 सितंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाएगा। भारत सरकार ने हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा 14 मई 2025 को की है। महिला शिक्षक दिवस की बात करें तो ये 3 जनवरी को, याद रखिएगा, नया है, इंपॉर्टेंट है, महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी को मनाया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फूले की जयंती को प्रत्येक वर्ष महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। विश्व ध्यान दिवस की बात करें तो 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित, याद रखना है, इसमें भारत सह प्रायोजित है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित एक प्रस्ताव विश्व ध्यान दिवस को सर्वसम्मति से लागू किया है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर। नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो नमो भारत ट्रेन परिचालन के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस दिवस को मनाया गया। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को।
गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 के उस दिन की स्मृति में मनाया जाएगा जब ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था। संविधान हत्या दिवस की बात करें तो 25 जून को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस, ठीक है, कब, जिस दिन इमरजेंसी लागू हुई थी उसी दिन इन्होंने बनाने का प्रावधान किया है संविधान हत्या दिवस की, ठीक है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जिसे कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, 30 मई को, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आलू के विविध पोषण संबंधी आर्थिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। विश्व फुटबॉल दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 25 मई को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस की बात करें तो 24 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मारखोर को पेंच सींग वाली बकरी या जंगली बकरी के रूप में भी जाना जाता है और यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई को, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को और तंबाकू निरोध दिवस, ठीक है, ये कब है, यह है 31 मई को। विश्व बास्केटबॉल दिवस की बात करें तो 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2023 को पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो 2023 को ये पहला मनाया गया था, ठीक है। 21 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व बास्केटबॉल दिवस। नो नॉनवेज डे 25 नवंबर को मनाया जाएगा, नो नॉनवेज डे। उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु टीएल वासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित किया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, ठीक है, 28 मई को महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक साल वीडी सावरकर की जयंती को 28 मई स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। समर्पण दिवस की बात करें तो 11 फरवरी को मनाया जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस बहुत बार पूछा गया है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है और इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य है डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। मैत्री दिवस की बात करें तो 6 दिसंबर भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है और इसी दिन वर्ष 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी, ठीक है। तो 6 दिसंबर को मैत्री दिवस, और ये भारत और बांग्लादेश ने आपसी सहमति से फैसला लिया है, फ्रेंडशिप डे मनाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। जनजातीय गौरव दिवस की बात करें तो ये 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। फिर है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो 14 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो ये जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है कब मनाया जाएगा, 14 अगस्त को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, पराक्रम दिवस 23 जनवरी और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश ने आपसी समझौते से कहा है कि हम भाई फ्रेंडशिप डे मनाएंगे, ठीक है। आगे है वर्ष 2024-25 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो डेटॉल कंपनी के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन है, महेंद्र सिंह धोनी है। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है अनिल कुंबले को, ठीक है। ऑडी इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं वो कौन है, नीरज चोपड़ा, ऑडी इंडिया के। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कंगना रनौत, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलीट की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कंगना रनौत। मालदीव का जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो किसको, कैटरीना कैफ को, याद रखिएगा, मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, विद्या बालन बनाई गई हैं। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, विक्की कौशल, ठीक है। तो विक्की कौशल टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर, यानी हस्बैंड जो है वो टाटा मोटर का ब्रांड एम्बेसडर है और जो वाइफ है यानी कैटरीना कैफ वो मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो फिट इंडिया के कौन है, आयुष्मान खुराना है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल है, हमने ऊपर भी देख लिया है।
स्केचर्स, ठीक है, ये शूज आते हैं इसके। स्केचर्स के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये कौन? जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन, ठीक है, बूम बूम और कार्तिक आर्यन है। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। अब यार इतना नीचे तो नहीं गिरेंगे ये ऐसा पूछने लगे। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। प्यूमा इंडिया के कौन है? पीवी सिंधु है। खो खो 2025 जो भारत में हुआ था, ठीक है, सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। भारतीय साइबर, ये याद रखिएगा, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसकी कौन है एम्बेसडर? रश्मिका मंदाना। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना एम्बेसडर किसे बनाया है? मनु भाकर को। मध्य प्रदेश पर्यटन के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं पंकज त्रिपाठी। थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? सोनू सूद, ठीक है। मालदीव के जो बनाई गई हैं, मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ, और थाईलैंड पर्यटन विभाग के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन है? सोनू सूद है। फिट इंडिया मूवमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? नरेंद्र कुमार यादव, ठीक है। फ्रांसीसी कार कंपनी सिट्रोइन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? MS धोनी, और ये डेटॉल के भी हैं। फिर मोटो GP इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं शिखर धवन। तंबाकू नियंत्रण अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? PV सिंधु हैं। ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन के ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु। T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल जून 2024 में, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी और उसेन बोल्ट, ठीक है। यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के जो राष्ट्रीय एम्बेसडर बनाई गई हैं वो कौन है? करीना कपूर। याद रखिएगा, यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के राष्ट्रीय एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं? करीना कपूर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा में बनाई गई है मनु भाकर। बिस्लेरी की जो पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो कौन है? दीपिका पादुकोण। SBI के जो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं वो MS धोनी है। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। भारत पेट्रोलियम के जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? राहुल द्रविड़ और नीरज चोपड़ा। पंजाब नेशनल बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? विराट कोहली। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं दिया मिर्जा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे देख लेते हैं जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुए थे, ठीक है, जो लोकसभा चुनाव हुए थे वो कौन से नंबर के थे? 18वें। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यानी ये आपको याद रखना है कि चुनाव की घोषणा की तारीख के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, ठीक है। 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक ये पूछा जा सकता है, याद रखना आपने। जो 18वीं लोकसभा इसका चुनाव कब से? 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक चला है और कितने चरणों में? 7 चरणों में। और नतीजे कब आए हैं? 4 जून 2024 को घोषित किए गए। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था यहाँ पर। अगर हम बात करें तो बीजेपी को 240 सीटें मिली थी, 36.56% इनका वोट परसेंटेज रहा है। कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 37, AITC को 29 सीटें मिली थी। बस इतना याद रखना, शुरुआत की 4, ठीक है। कुल मतदान 65.79% रहा और इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ और उसके बाद असम में 81% का स्थान रहा था। चुनाव आयोग बहुत न्यूज़ में है, इसलिए चुनाव भी न्यूज़ में है, तो याद रखिएगा, ये थोड़ा डेटा आपने याद रखना है। सबसे कम मतदान कहाँ हुआ है? बिहार में, ठीक है, 56.19% दर्ज किया गया और जम्मू कश्मीर में 56.58% था। तो सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ है वो लक्षद्वीप में हुआ है। और अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो असम में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ और सबसे कम मतदान बिहार में हुआ। चुने गए सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष है। 3 सांसद 25 वर्ष के हैं और सबसे उम्र दराज सांसद हैं DMK के KTR बालू, जो कि 82 वर्ष के हैं और अब वो 83 वर्ष के हो गए हैं। कुल 74 महिला सांसद जो हैं वो विजयी घोषित की गई हैं, जो विगत लोकसभा चुनाव 2019 के 78 महिला सांसद से 4 कम है। तो याद रखिएगा, जो 18वीं लोकसभा है इसमें कितनी महिला सांसद हैं? 74 महिला सांसद हैं। 2019 की लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा सांसद में भी चुने गए हैं, मतलब उनकी पुनः नियुक्ति हुई है। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद हैं, 24 मुस्लिम हैं और 3 जो हैं वो बौद्ध सांसद हैं, ठीक है। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए। अब इंदौर लोकसभा सीट के नाम क्या रिकॉर्ड आए हैं? भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी की सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुए हैं। शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर से पराजित किया गया है, मतलब लगभग 11.75 लाख। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674, ठीक है, 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुए। यानी सबसे ज़्यादा वोट जो है नोटा को कहाँ प्राप्त हुए थे? 18वीं लोकसभा में, इंदौर लोकसभा सीट को। यह अब तक के किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटा को मिले सर्वाधिक मत हैं।
वर्ष 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा को सर्वाधिक 51,660 मत मिले थे। सूरत से जो भाजपा उम्मीदवार हैं वो मुकेश दलाल, ये निर्विरोध चुनाव जीते हैं। श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। 2024-25 में जो विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग मिला है वो हम देख लेते हैं। जैसे गोवा राज्य का उत्पाद है, इसको बोलते हैं ओजोफेनी, ठीक है। मादक पेय है, मतलब एक टाइप की वहाँ की देसी शराब है फेनी, और इसे जीआई टैग मिला है। सांगरी बीन अब किस महीने में मिला है वो हमें कोई जानने की जरूरत है नहीं, ये देख लें कि जो उत्पाद है और किस स्टेट से संबंधित है। सांगरी बीन की बात करें तो बीन क्या फली है और ये राजस्थान की है, ठीक है। अगला है कन्नड़ी पेया, ये आदिवासी हस्तकला है और ये कहाँ से संबंधित है? केरल, ठीक है। रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम, ये दोनों उत्पाद मेघालय के हैं, इन्हें जीआई टैग मिला है। बनारसी सहनाई और बनारसी तबला, ये कहाँ के हैं? बनारस और ये उत्तर प्रदेश। नोलन गुड़ संदेश, ठीक है, नोलन गुड़ संदेश ये एक मिठाई है और ये कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की, इसे जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के जो दो उत्पाद हैं कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला, ठीक है, इन्हें जीआई टैग मिला है और ये तमिलनाडु से संबंधित है। तेलंगाना की वारंगल चपाता मिर्च है, जिसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है, ठीक है। वारंगल चपाता मिर्च ये कहाँ से संबंधित है? तेलंगाना से। गुजरात की जो है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है, याद रखिएगा गुजरात की क्या है? सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। असम के उत्पादों की बात करें जिन्हें जीआई टैग मिला है तो ये है बोडो जौ ग्वारन, जो कि चावल बियर है। मैब्र जो बिडवी, ये भी चावल बियर है। बोडो जौ घिसी, ये चावल बियर है, ठीक है। ग्वारन बिडवी घिसी, ये बाकी आप आइडिया लगा लेना थोड़ा, ये चावल बियर है। बोडो नफाम, बोडो ओंडला, बोंडो गोखा, बोंडो नार्जी, बोंडो अरनोई, ये आइडिया लगा लोगे कि किस राज्य से संबंधित है, ये सारे असम के हैं। उत्तर प्रदेश में शामली जो है, शामली जिले के गुड़ को भी जीआई टैग दिया गया है। गुजरात जिले के गुजरात में जो है अंबाजी व्हाइट मार्बल उत्पाद को और अजरक प्रिंट जो है कच्छ में प्रचलित है, इसे जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र की बात करें तो मिराज शहर के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश में कठिया गेहूं, ये बुंदेलखंड में है। तिरंगा बर्फी वाराणसी है और ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प, ये भी वाराणसी में है, इसे भी जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश के उत्पादों की बात करें तो गोंड पेंटिंग और रतलाम रिवायन लहसुन, ठीक है, इन्हें जो है जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प, क्या है? नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प, इसे जीआई टैग दिया गया है। असम में माजुली मास्क और मुखौटे को और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा में जो माताबारी पेड़ा है, याद रखना है, माताबारी पेड़ा, रिंगनाई पचरा टेक्सटाइल और रिसा आदिवासी पोशाक है, इसे भी जीआई टैग मिला है। ओडिशा में अगर हम बात करें तो चांदी तारकसी और सिल्वर फिलिग्री, इन्हें भी जो है मिला है जीआई टैग। सांझी क्राफ्ट जो कि मथुरा में प्रचलित है, लौंग लता बनारस, लाल पेड़ा, ये सारी चीज़ों को भी मिला है जीआई टैग, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। गुजरात में एक कच्ची खारे गाजर है, ठीक है, कच्ची खारे खजूर है, ये गुजरात का उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश में हनुमानगढ़ी के जो बेसन के लड्डू हैं अयोध्या में, ठीक है, उसको भी जीआई टैग मिला है। अब बात कर लेते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। अब जो टारगेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। जैसे यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? 2025 तक। पशुधन में फुट और माउथ रोग एवं ब्रूसेलोसिस रोग पर नियंत्रण, ठीक है, ब्रूसेलोसिस रोग जो है इस पर नियंत्रण, और ये कब तक करना है? 2025 तक। और इस रोग का जो उन्मूलन है ये 2030 तक करना है, यानी जो फुट और माउथ डिजीज है इसको 2025 तक नियंत्रित करना है और इसको उन्मूलन इसका करना है 2030 तक। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य क्या है? 2025 तक है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना कब तक? 2025 तक। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025, और भारत ने टारगेट पूरा कर लिया है, ठीक है। नक्सलवाद समाप्त करने के लक्ष्य की बात करें तो मार्च 2026, नक्सलवाद जो है मार्च 2026 तक खत्म करना है। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है 2027-2028 में। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य कब है? 2028 में है। 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य 2030 तक, क्या है? 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। कपड़ा निर्यात को 3 गुना नहीं 3 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य जो है वो 2030 तक है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करनी है, तो ये सारे जो है 2030 तक। 2030 तक अगर मान लो कहीं ना आता हो और ऑप्शन में 2030 दिख जाए, तो अगर रिस्क पे खेलना हो तो 2030 लगा के आ जाना, ठीक है, क्योंकि वहां तक बहुत सारे टारगेट पूरे करने हैं।
कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। भारत में मलेरिया कब खत्म करना है? मलेरिया उन्मूलन 2030 तक। और जो टीबी है, टीबी 2025 तक। ठीक है। एचआईवी एड्स को भी 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित करना है? 2035 तक। याद रखिएगा, भारत को जो अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है वो कब तक? 2035 तक। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य है कब तक भारत का? 2040 तक। तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है कब तक? 2047 तक। ठीक है। टारगेट इतनी दूर का रखो कि आदमी भूल जाए कि अच्छा टारगेट कब तक का था। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य कब तक है? 2047 तक। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2047 तक। HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य है। कितना? 80% कम करना है 2047 तक। ठीक है। किसको? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2047 तक। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य कब तक है? 2047 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक है? 2050। ठीक है। भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070 तक रखा गया है नेट जीरो या शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। याद रखिएगा, HFC का लक्ष्य जो है 80% तक कम करना है 2047 तक। भारत को विकसित बनाना है 2047 तक। मुंबई में शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो है 2050 तक। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थे, याद रखना है आपने। वर्ष 2024-25 के अगर हम चर्चित पुरस्कारों की बात करें तो इसमें पहला है साहित्य से संबंधित पुरस्कार। ठीक है। हिंदी भाषा में बात करें, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा में दिया गया है सुशील शुक्ल को, और इनकी जो कृति है लघु कथाएं हैं 1/12। ठीक है। 1/12 ये है सुशील शुक्ल की, और इन्हें साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया है। और अगर हम साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात करें, बाल साहित्य पुरस्कार सुशील शुक्ल को मिला है 1/12 के लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये मिला है फिर उगना करके कविता संग्रह है, और ये दिया गया है पार्वती तिर्की को। ठीक है। बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया गया और युवा पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया गया। तो याद रखिएगा, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 ये कौन है? सुशील शुक्ल। इनकी जो लघु कथा है 1/12 इसके लिए मिला है। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये पार्वती तिर्की, उनकी कविता संग्रह फिर उगना के लिए दिया गया है। अब अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया है गगन गिल को, और इनका कविता संग्रह है मैं जब तक आई बाहर। ठीक है। मैं ये जब तक बाहर आई, इसके लिए मैं जब तक आई बाहर, उसके लिए इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये किसकी कृति है? गगन गिल की। मैथिली भाषा के लिए दिया गया है महेंद्र मलंगिया को, और इनका निबंध है प्रबंध संग्रह। ठीक है। महेंद्र मलंगिया को मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, और इनके निबंध का नाम है प्रबंध संग्रह। अंग्रेजी भाषा में बात करें तो उपन्यास है स्प्रिट नाइट्स। ठीक है। किसका है? एस्टेरिन कीरे का है, और इसके लिए इन्हें अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है। अगर हम 2023 की बात करें तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया था संजीव को, उपन्यास था इनका मुझे पहचानो। मैथिली भाषा के लिए दिया गया था बासुकीनाथ झा को, निबंध संग्रह था बोध संकेतन। और अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रेक्यूम इन रागा जानकी नीलम शरण गौर को। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 विजेता कौन रही हैं? बानू मुश्ताक, भारत की हैं बानू मुश्ताक, ये विजेता रही हैं। और जो 2024 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था उसकी विजेता रही हैं जर्मनी की जेनी एर्पेनबेक। ठीक है। तो याद रखना है 2025 की विजेता भारत से हैं बानू मुश्ताक, कर्नाटक से संबंधित हैं। और अगर हम बात करें 2024 की तो जर्मनी की थी जेनी एर्पेनबेक, और इनका पहले 2024 का देख लेते हैं। जर्मनी की जेनी एर्पेनबेक थी, इनकी कृति थी कैरोस, और इसका अनुवाद किया था माइकल हॉफमैन ने। ठीक है। जेनी एर्पेनबेक अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली जर्मन लेखिका है। अब 2025 की बात करें, यानी लेटेस्ट, जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये है भारत की बानू मुश्ताक को दिया गया है। इनकी कृति है हार्ट लैम्प, और ये कन्नड़ कहानी संग्रह है, यानी कन्नड़ भाषा में लिखा है। इसका अनुवाद किया है दीपा भस्ती ने। याद रखना आपने, अनुवादक भी पूछते कभी कभी। इसका अनुवाद किया है किसने? दीपा भस्ती ने। और पहली कन्नड़ कृति है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई। ठीक है। अगला बुकर पुरस्कार 2024 की अगर हम बात करें तो बुकर पुरस्कार 2024 की विजेता थी सामंथा हार्वे, और इनकी जो कृति थी वो क्या थी? ऑर्बिटल। और अगर हम बुकर पुरस्कार 2023 की बात करें, वैसे इतना पीछे जाके पूछेगा नहीं, ये आयरिश लेखक हैं पॉल लिंच, इनको दिया गया था, और इनके प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। फिर
जो सामंथा आर्वे हैं, यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन है और ये सामंथा आर्वे की ऑर्बिटल पुस्तक में विवरण दिया गया है। अगला है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024। ठीक है, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024 विजेता हैं उपमन्यु चटर्जी। इनकी किताब क्या है? लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, लॉरेंजो सर्चिंग फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, इसके लिए उपमन्यु चटर्जी को दिया गया है 2024 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार। सरस्वती सम्मान 2024 की बात करें, 34वां संस्करण था। विजेता कौन रहे हैं? महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास रहे हैं। तो इसको याद रखना ऐसे, साधु सरस्वती सम्मान, और कृति का नाम था स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। ठीक है, साधु सुधा सरस्वती सम्मान, ऐसे याद रखोगे तो आराम से काम हो जाएगा। अगर 2023 की बात करें, 33वां जो मिला था वो प्रभा वर्मा को मिला था, मलयालम लेखिका थी, रौद्र सात्विकम के लिए। फिर व्यास सम्मान की बात करें, ठीक है, व्यास सम्मान 2024 34वां संस्करण ये भी था। ये सूर्यबाला, ये हिंदी लेखिका है। इनकी कृति कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए व्यास सम्मान 2024 दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 की बात करें, 59वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा? 59वां संस्करण था और ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, और ये सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं। इनकी एक कृति है दीवार में एक खिड़की थी। ठीक है, और भी है, एक मुझे अभी जो याद आ रही है, दीवार में खिड़की थी सॉरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 यानी 58वां संस्करण गुलजार को दिया गया था, जिनका पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, उर्दू, जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत के लिए मिला था। फिर है प्रित्जकर पुरस्कार 2025, जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, प्रित्जकर पुरस्कार की बात की जा रही है, इसे वास्तुकला का बेसिकली नोबल कहा जाता है, और ये चीन के लियू जियाकुन को दिया गया है। ठीक है, फिर एक है प्रित्जकर, एक है पुलित्जर। ठीक है, अंतर याद रखना, प्रित्जकर और पुलित्जर ये पुरस्कार हैं। जो प्रित्जकर है वो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, और जो पुलित्जर है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पुलित्जर पुरस्कार 2025 है, ये वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया है। कौन सी कैटेगरी में? ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में मिला है पुलित्जर अवार्ड वॉशिंगटन पोस्ट को, और नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में मिला है द वॉल जर्नल को। याद रखिएगा, ऐसा यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अन्य साहित्यिक पुरस्कार की बात करें तो इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 हेतु चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बैचलेट जेरिया को चुना गया है। यह आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 किसे मिला है? चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बैचलेट जेरिया को। इन्हें लैंगिक समानता एवं कमजोर आबादी के अधिकारों की वकालत हेतु दिया गया था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड, किसके लिए? अल्पसंख्यक उत्थान के लिए ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। केरल के कोझिकोड में आयोजित एक समारोह में प्रसिद्ध लेखिका सारा जोसेफ को 2024 का मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 किसको मिला है? सारा जोसेफ को। चित्रकला क्षेत्र में योगदान हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 का कालिदास सम्मान किसको दिया? रघुपति भट्ट को प्रदान किया। सितंबर 2024 में सिंगापुर के नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के व्याख्याता प्रशांति राम को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज, याद रखिएगा 9 यार्ड साड़ीज किसकी है? प्रशांति राम है, और उनकी इस कृति के लिए उन्हें सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया था। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। ठीक है, 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसको मिला? डॉक्टर उषा ठाकुर को। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 दिया गया था लीला अबू लेला को, दिया गया है। ठीक है, 2025 पेन प्रिंटर पुरस्कार लीला अबू लेला को, और ये सूडानी स्कॉटिश लेखिका है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय को दिया गया था, भारतीय हैं ये। फिर है कन्नड़ कवियत्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रस्किन बॉन्ड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड किसको दिया गया है? रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और वर्ष 2024 अभी यही लेटेस्ट है, इसमें कुल 47 पुरस्कार वितरित किए गए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, इसका नाम बदल कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और इसमें 25 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, डी गुकेश, 4 लोगों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। डी गुकेश जो कि शतरंज से संबंधित है, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, और मनु भाकर ये निशानेबाजी से संबंधित है। फिर
आगे देख लेते हैं अर्जुन अवार्ड की बात करें, इसमें पुरस्कार राशि कितनी है, 15 लाख रुपए, और वर्ष 2024 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। अब इसमें देख लेते हैं कि अलग कौन से खेल से कौन संबंधित है, कुछ देखेंगे, बाकी तो सारे नहीं देख सकते आप, ठीक है। सुश्री ज्योति याराजी और अन्नू रानी, ये दोनों एथलेटिक्स से संबंधित है, इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था, ज्योति याराजी और अन्नू रानी। सुश्री नीतू और स्वीटी बुरा और नीतू, इन्हें मुक्केबाजी में दिया गया था। अगर हॉकी की बात करें, सलीमा टेटे, श्री अभिषेक, श्री संजय, श्री जर्मनप्रीत सिंह, श्री सुखजीत सिंह, इन्हें मिला था हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार। पैरा तीरंदाजी में दिया गया था श्री राकेश कुमार को, ठीक है। पैरा बैडमिंटन की अगर हम बात करें, नितेश कुमार, तुलसीमथी मुरुगेशन, नित्या, सुमति सिवन और मनीषा रामदास, इन्हें मिला है। पैरा जूडो में कपिल परमार को दिया गया था, ठीक है। स्क्वैश में दिया गया है अभय सिंह को, याद रखिएगा स्क्वैश में किसको मिला है, अभय सिंह को। और तैराकी में साजन प्रकाश को मिला है। कुश्ती में मिला है अमन शहरावत को, कुश्ती अमन शहरावत, तैराकी साजन प्रकाश, स्क्वैश अभय सिंह, और निशानेबाजी में स्वप्निल सुरेश कुसाले और सरबजोत सिंह को, ठीक है। याद रखिएगा स्वप्निल सुरेश कुसाले और सरबजोत सिंह को निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार मिला है। और हो सकता है ये इनके मतलब ऐसे मिलवा सकते हैं कि भाई एक तो कि ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है, मैचिंग करा सकते हैं। अगला है द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में, ठीक है, लाइफ टाइम श्रेणी में। इसमें पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है। इसके तहत कुल 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया, कौन, एस मुरलीधरन जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, और अरमांडो एंग्रेलो कोलाको, ये फुटबॉल से संबंधित है। इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी में बात करें तो इसमें 10 लाख रुपए दिया जाता है, और नियमित श्रेणी में, ठीक है, कुल 3 व्यक्तियों को दिया गया, श्री सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी, दीपाली देश पांडे निशानेबाजी, और संदीप सांगवान हॉकी के लिए ये द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी में मिला है। फिर अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 2 लोगों को दिया गया है। श्री सुच्चा सिंह एथलेटिक्स से संबंधित हैं, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर, ये पैरा तैराकी से संबंधित है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 के तहत, ये इसको मौका बोलते हैं, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, इसको शॉर्ट में मौका बोलते हैं, कुल 3 विश्वविद्यालय को चुना गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है, खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को दिया गया। किसको दिया गया, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को दिया गया। पद्म पुरस्कार 2025 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, पहली बार 1954 में प्रदान किए गए थे। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें पद्म विभूषण कितने हैं, 7 हैं, भूषण 19 हैं, और पद्मश्री कितने हैं, 113 हैं। और इनमें से 23 महिलाएं, 10 विदेशी एनआरआई तथा 13 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। पद्म विभूषण वाले देख लीजिए, और कुछ पद्म जो भूषण में 19 हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पद्म विभूषण की बात करें तो श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी दवा संबंधित क्षेत्र है और तेलंगाना यानी मेडिकल सेक्टर से संबंधित हैं, तेलंगाना राज्य के, इन्हें पद्म विभूषण मिला है। न्यायमूर्ति सी जगदीश सिंह खेहर सार्वजनिक मामले में चंडीगढ़ से संबंधित हैं। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया कला क्षेत्र से गुजरात से संबंधित हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला क्षेत्र से कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। एमटी वासुदेवन नायर, ठीक है, साहित्य और शिक्षा से, और राज्य क्या है, केरल। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत व्यापार और उद्योग से संबंधित है, और ये जापान से संबंधित है। श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला, और ये बिहार राज्य से संबंधित है। तो पद्म विभूषण जो है वो 3 ऐसे जन हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। कौन कौन है, वासुदेवन नैयर हैं, ओसामू सुजुकी हैं, और शारदा सिन्हा है। पद्म भूषण विजेता की बात करें, पद्म भूषण की बात कर लेते हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं, जैसे श्री विवेक देवराय, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, साहित्य और शिक्षा से संबंधित थे, और दिल्ली इनका संबंधित राज्य है, ठीक है, मरणोपरांत वाले देख लेते हैं। फिर श्री मनोहर जोशी मरणोपरांत सार्वजनिक मामले महाराष्ट्र से संबंधित थे। आगे अगर बात करें, श्री PR सजेश खेल यानी हॉकी से संबंधित हैं, और ये राज्य इनका क्या है, केरल है, ठीक है। पंकज जो उदास हैं, ये कला क्षेत्र से, महाराष्ट्र इनका जो संबंधित राज्य है वो महाराष्ट्र है। श्री सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत इनको दिया गया है, सार्वजनिक मामले, और इन्हें जो है ये बिहार राज्य से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, 2025 में कुल 113 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिनमें से कुछ निम्न हैं, जैसे श्री इनविल पिल मणिविजयन खेल से संबंधित हैं, R अश्विन को मिला है, क्रिकेट से संबंधित हैं, सत्यपाल सिंह खेल से, हरविंदर सिंह खेल से, भीम सिंह भावेश सामाजिक कार्य से, हेमंत कुमार दवा यानी मेडिकल, किशोर कुणाल को मरणोपरांत दिया गया है, निर्मला देवी कला से संबंधित हैं, विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज आध्यात्मिकता से संबंधित हैं, और इन्हें क्या दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है।
अब आगे वर्ष 2024-25 के फिल्म से संबंधित जो पुरस्कार दिए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो इसमें 97th ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, 97th ऑस्कर अवार्ड 2025 लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ था। इसमें अगर हम बेस्ट फिल्म की बात करें तो कौन सी थी? अनोरा, बेस्ट फिल्म थी अनोरा। 97th ऑस्कर अवार्ड में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? अनोरा को। अगर हम बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो शॉन बेकर जो हैं वो अनोरा के डायरेक्टर हैं, ठीक है। इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अगर हम बात करेंगे तो अनोरा के हैं शॉन बेकर, इन्हें मिला है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो द ब्रूटलिस्ट के हैं एड्रियन ब्रॉडी, इन्हें मिला है ये अवार्ड बेस्ट एक्टर का। फिर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो अनोरा की है मैकी मैडिसन, ठीक है, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। 97th ऑस्कर 2025 में एक भारतीय लघु फिल्म गई थी अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया था और भारत की ओर से फिल्म लापता लेडीज को भी भेजा गया था। फिर अगर हम बात करें 82, ठीक है, 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025, इसमें अगर हम बेस्ट फिल्म की बात करें तो द ब्रूटलिस्ट जो थी वो बेस्ट फिल्म थी। बेस्ट एक्टर जो थे वो एड्रियन ब्रॉडी थे। बेस्ट एक्ट्रेस थी फर्नांडा टोरेस और बेस्ट डायरेक्टर थे ब्रैडी कार्बेट। अब ये वाले जो अवार्ड हैं यार एक एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अब क्या पता उसका कब दिमाग घूमे कब ना घूमे, तो हम लगातार रटते रहते हैं। बस एक बार थोड़ा आइडिया ले लो, अगर फंस गया दिमाग में तो ठीक है, नहीं हो तो निगेटिव करा के नहीं आना है, ठीक है। फिर 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 की बात करें तो बेस्ट फिल्म है कॉन्क्लेव और बेस्ट जो एक्टर हैं वो हैं एड्रियन ब्रॉडी, ठीक है, एड्रियन ब्रॉडी। तो आपने ये देखा जो एड्रियन ब्रॉडी हैं इन्हें जो है 97th ऑस्कर अवार्ड में भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी मिला है और 78वां जो बाफ्टा पुरस्कार है उसमें भी मिला है। फिर 78वें बाफ्टा पुरस्कार में जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं वो है मैकी मैडिसन और इन्हें 97th ऑस्कर अवार्ड में भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो कौन है? ब्रैडी कार्बेट, ठीक है, ब्रैडी कार्बेट, इनको याद रखना है। फिर आगे देख लेते हैं 13वें TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड में भारतीय फिल्म द कुंबाया स्टोरी ने, ठीक है, द कुंबाया स्टोरी ने ट्रॉफी जीती है और यह बाफ्टा में आयोजित हुआ था। फिर है 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024, कौन सा? 55वां है, गोवा में आयोजित हुआ है। इसकी थीम थी युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है, ठीक है, थीम क्या थी? युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। गोल्डन पिकॉक पुरस्कार की बात करें जो बेस्ट फिल्म को दिया जाता है ये थी टॉक्सिक, जो कि एक लिथुआनाई फिल्म थी। फिर सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज की बात करें तो ये मराठी की है लंपन, ठीक है, मराठी की लंपन एक वेब सीरीज है, उसे अवार्ड मिला। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? विक्रांत मैसी को दिया गया। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नॉयस को दिया गया है। तो ये कुछ 4 अवार्ड हैं, याद रखना आपने। गोल्डन पिकॉक पुरस्कार टॉक्सिक को, जो कि एक लिथुआनाई फिल्म है। वेब सीरीज मराठी की लंपन को दिया गया है। फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी को और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नॉयस को दिया गया, ठीक है। आगे है 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025, ठीक है, 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? काउबॉय कार्टर को या बेयोंसे, ठीक है, बेयोंसे को मिला है एल्बम ऑफ द ईयर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस ये है और इसको लिखा है केंड्रिक लैमर ने, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर हो गया। सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस ये किसका है? केंड्रिक लैमर का है। तो काउबॉय कार्टर बेयोंसे का है, इसको मिला है एल्बम ऑफ द ईयर का, ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक चीज़ ये है, नोट देख लीजिए, भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो 67वां ग्रैमी अवार्ड हुआ है इसमें बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? चंद्रिका टंडन ने, जो कि भारतीय अमेरिकी गायिका है और इनके एल्बम का नाम क्या था? त्रिवेणी। अगला है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024, ठीक है, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात की जा रही है। तो बेस्ट फिल्म मिली है जवान, ठीक है, बेस्ट फिल्म कौन सी थी? जवान। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो संदीप रेड्डी वांगा एनिमल के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है जवान के लिए शाहरुख खान को। और जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो मिला है मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे रानी मुखर्जी को, ठीक है। अगला है 18वां कांस फिल्म महोत्सव 2025। ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही ने अपनी फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट हेतु पाल्मे डी ओर पुरस्कार जीता है। तो ये जो पाल्मे डी ओर पुरस्कार है ये किसको मिला है? ईरानी फिल्म निर्माता है जाफर पनाही और इनकी फिल्म थी फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, ठीक है, फिल्म का नाम क्या था? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट।
इस महोत्सव में सत्यजीत रे की 1970 की फिल्म अरण्येर दिन रात्रि को 4K वर्जन में प्रदर्शित किया गया। ये भी आपने याद रखना है कि किस फिल्म को, तो अरण्येर दिन रात्रि, और किसकी फिल्म थी, सत्यजीत रे की, ये 1970 की फिल्म है। ठीक है, अब राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करें, वैसे तो ये हेडिंग गलत है, ठीक है, इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार ये कुछ अलग ही साउंड कर रहा है। ये देखिए आईफा अवार्ड 2025 जिसका आयोजन जयपुर में हुआ। आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है लापता लेडीज को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। बेस्ट डायरेक्टर रही हैं किरण राव लापता लेडीज के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे हैं लापता लेडीज के लिए रवि किशन। ठीक है, ये 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 है, जबकि जो 71वां है उसकी घोषणा हो गई है, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि एक बार 70वां देख लेते हैं, और जो 71वां है उसको मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मलयालम की आट्टम को मिला है। फिर अगर हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो कंतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो तिरुचित्राम्बलम के लिए नित्या मेनन और कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख को दिया गया है। हालांकि ये नए वाले आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे अगर देखें तो आगे है 69 फिल्म फेयर अवार्ड, और ये इतना काम का है नहीं आपके लिए। ठीक है, तो ये आप छोड़ सकते हो। ये है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। ठीक है, ये किसको मिला है 2025 वाला, कुमार मंगलम बिरला को मिला है, और ये इस पुरस्कार के चौथे प्राप्त करता है। जो पहला शुरू हुआ था वो मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, दूसरा अवार्ड आशा भोसले को मिला, और तीसरा अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला 2024 वाला। और लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 कुमार मंगलम बिरला, और अगर 24 की बात करें तो वो अमिताभ बच्चन को मिला था। ठीक है, फिर अगला है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024। यह अवार्ड कुल 10 लोगों या संस्था को दिया गया। ठीक है, लोगों को भी दिया जा सकता है और संस्था को भी दिया जा सकता है, जिसमें AR रहमान, रणदीप हुड्डा, अशोक सराफ एवं अन्य लोगों और संस्था को दिया गया। ठीक है, साथ ही दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ये सारी चीजें हैं। अब अगर अन्य फिल्म पुरस्कारों की बात करें तो इसमें है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025। ठीक है, ये किसको दिया गया है, RK श्रीराम कुमार वायलिन वादक हैं, इन्हें मिला है संगीत कलानिधि पुरस्कार। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 ये किसको दिया गया है, उर्मिला सत्यनारायण को। ठीक है, उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। शंकर देव पुरस्कार 2023 ये किसको मिला था, सोनल मान सिंह को, जो कि प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ये गलत लिखा है, ठीक है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है। 2022-23 हेतु उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से 82 युवा कलाकारों को सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय सिनेमा की निर्देशक और लेखिका साई परांजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो याद रखना आपने, ये जो पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये किसको दिया गया है, साई परांजपे को, जो कि निर्देशक और लेखिका है। फ्रांस में आयोजित NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में देसी ऊन ने सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता है। फिर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मशहूर अभिनेत्री हैं आशा पारेख, इन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये जो राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है, और किसको दिया है, आशा पारेख को दिया है। पर्यावरण से संबंधित पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो इसमें पहला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में शायद पूछा भी गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 अगर संस्थागत श्रेणी की बात करें, ठीक है, यानी किसी संस्था को दिया गया है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, जिसको आप इनकोइस पढ़ते हो, ठीक है, इनकोइस पढ़ते हो शॉर्ट फॉर्म में, तो इनकोइस हैदराबाद को ये मिला है, और व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में इनकोइस हैदराबाद को मिला है, बाकी व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है, और यही चीज अगर हम 2024 में देखें तो ये दिया गया था 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को संस्थागत श्रेणी में, और यहां पर भी व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं मिला था। अब देख लेते हैं जो अन्य पर्यावरण पुरस्कार हैं वो किसको मिले हैं। जैसे यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए तमिलनाडु के अवध सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को दिया गया है। तो ये जो है यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार, इसमें एक है कैटेगरी सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024। ये अवार्ड किसको मिला है, अवध सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को, जो कि कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। फिर यूनेप ने भारतीय पर्यावरणविद है माधव गाडगिल, ठीक है, माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है, ये एक तो यूनेप देता है, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये किसको मिला है, भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल को। यह यूनेप का सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है।
यूनेप द्वारा घोषित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 में 6 लोगों को दिया गया है, जिनमें से एक जो है वो माधव गाडगिल भी शामिल है। और अगर आपको याद होगा तो पश्चिमी घाट की जो समिति बनी थी वहां पर भी ये मौजूद थे, माधव गाडगिल, है ना। फिर अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वन्यजीव बचाव केंद्र वनतारा किसके द्वारा स्थापित है? अनंत अंबानी द्वारा, ठीक है। वनतारा को कारपोरेट श्रेणी के अंतर्गत पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पशु कल्याण के लिए जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है प्राणी मित्र, वो किसको दिया गया है? अनंत अंबानी की जो वन्यजीव बचाव केंद्र है वनतारा, उसे दिया गया है। फिर है कोल इंडिया लिमिटेड को मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है किसको दिया गया है? CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। फिर रामसर पुरस्कार की बात करें तो ये है जयश्री वेंकटेशन, ठीक है। जयश्री वेंकटेशन को रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय बनी है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो रामसर पुरस्कार है किसको दिया गया है? जयश्री वेंकटेशन। और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय हैं, उन्हें आर्द्रभूमि के उचित उपयोग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। फिर है तेलंगाना ने राज्य नेतृत्व बैटरी निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन IESA उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया है। एक चीज आपने याद रखनी है, ये जो सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, वहां आपको पूर्णिमा देवी सिंह बर्मन भी दिखेंगी, पर आपने टिके रहना है आचार्य प्रशांत पर, ठीक है। और आचार्य प्रशांत को ये अवार्ड देता कौन है? तो ये ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया देती है। अगस्त 2025 में आयोजित होने वाले 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में अमेरिका के प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक अलेक्जेंडर पाइने को पार्डो डी ऑनर या मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025, ठीक है। ब्राजील की वैज्ञानिक है मारियांगेला हंगरिया को स्थायी कृषि में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अब इसको याद कैसे करोगे? अब यहाँ पर आया है खाद्य, ठीक है, यानी फूड। अब ये हंगरी है ना, तो याद रखना जो खाद्य पुरस्कार है वो हंगरी है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है ब्राजील की वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरिया, ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय लेखक है अमिताभ घोष, इन्हें 2024 के प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री अमिताभ घोष को यह पुरस्कार साहित्य के माध्यम से जलवायु संकट का उजागर करने के लिए दिया गया है। तो जो इरास्मस पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? अमिताभ घोष को। यह है 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, जो कि अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, जो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार है इसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो किसको दिया गया? ओडिशा को दिया गया। दूसरे नंबर पर कौन था? उत्तर प्रदेश था। और तीसरे स्थान पर 2 लोग थे, पुदुचेरी और गुजरात, ठीक है। यानी जो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, ठीक है, इसमें नंबर 1 पर ओडिशा, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश और नंबर 3 पर 2 जन थे, पुदुचेरी और गुजरात। सर्वश्रेष्ठ गांव की श्रेणी में अगर हम देखें तो ये पुल्लमपारा केरल गांव को चुना गया और सबसे शहरी स्थानीय निकाय सूरत गुजरात को मिला है, ठीक है, ये याद रखना। अगर हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ गांव की श्रेणी में तो वो पुल्लमपारा जो कि केरल में है उसे दिया गया है, और अगर हम शहरी स्थानीय निकाय की बात करेंगे तो वो सूरत गुजरात को मिला है। फिर है REC लिमिटेड को वर्ष 2024 के लिए सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ग्रीन बॉन्ड पुरस्कार की अगर बात करें तो ये किसको दिया गया है? REC लिमिटेड को दिया गया है। अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो आपको वहां पर NTPC भी दिखेगा साथ में, तो याद रखना है ये REC लिमिटेड को दिया गया है ग्रीन बॉन्ड पुरस्कार। कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE लिमिटेड को पर्यावरण अनुकूल स्थायी व्यावसायिक तरीकों के उपभोग के लिए सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। कौन सा अवार्ड है? सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड 2024, ये दिया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को। फिर है भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष हैं अनंत दर्शन शंकर को, ठीक है। ये जो है अनंत दर्शन शंकर क्या है? ये भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष हैं। इन्हें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। प्रोफेसर BR कंबोज को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो अगर हम बात करेंगे MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 में पर्यावरण संरक्षण के लिए किसको दिया गया है? तो ये अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। और अगर हम बात करेंगे MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 में एक कैटेगरी है कृषि विज्ञान, उसके लिए ये किसको दिया गया है? तो ये प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया है, ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता है आलोक शुक्ला, इन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है।
गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ग्रीन नोबेल पुरस्कार करके आ जाए तो भी आपने आलोक शुक्ला टिक करना है। राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ से रिलेट करते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि ये जो भाई गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 है तो ये भी छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को दिया गया है। ठीक है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार अका यानी आल्सो नोन एज ग्रीन नोबेल पुरस्कार। फिर आलोक शुक्ला को हसदेव अरण्य बचाओ अभियान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेधा पाटकर गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। तो एक फैक्ट आपको यहां से और मिल गया कि ये जो पहला गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड है ये किसने जीता था या किस पहले भारतीय ने जीता था, तो उनका नाम है मेधा पाटकर, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी थी। असम की वन्यजीव विज्ञानी है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। इन्हें दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध विटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा ये जो विटली गोल्ड पुरस्कार है ये किसे दिया गया है, पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद भी है और वन्यजीव विज्ञानी भी है। ठीक है, सौंदर्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 72वां मिस वर्ल्ड 2025, ठीक है, 72वां एडिशन था। आयोजन इसका हैदराबाद में हुआ है, हैदराबाद तेलंगाना में। इसकी विजेता कौन रही है, ओपल सुचाता चुआंगशरी। ठीक है, ये जो 72वां मिस वर्ल्ड 2025 हुआ है इसकी विजेता रही है थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगशरी। और भारत का प्रतिनिधित्व यहां पर किसने किया है, नंदिनी गुप्ता ने किया था। तो आपको सिर्फ 72वां मिस वर्ल्ड देख लो, 73वें देखने की जरूरत है नहीं। फिर बात करें 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपको याद रखना है कि ये जो 72वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल हो रहा था इसी में एक कैटेगरी आई अवार्ड की, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये किसको दिया गया है, ये सोनू सूद को दिया गया है। और सम्मान क्यों मिला भाई, कोविड-19 के दौरान इन्होंने जो लोगों की मदद की थी उसके लिए दिया गया। फिर है 74वीं मिस यूनिवर्स 2025, नवंबर दिसंबर 2025 में कहाँ प्रस्तावित है, ये थाईलैंड में प्रस्तावित है। तो जब नया आएगा तब देख लेंगे। फिर है सोवेटो की 34 वर्षीय वकील शेगो गेलाई ने लास वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रचा है। तो ये जो मिसेज वर्ल्ड 2025 है, ठीक है, मिसेज वर्ल्ड 2025 ये किसने जीता है, शेगो गेलाई ने जीता है। ठीक है, भारत की पहली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024, पहली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 कौन बनी है, रेचल गुप्ता बनी है। सितंबर 2024 में गुजरात की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 कौन बनी थी, गुजरात की ध्रुवी पटेल बनी थी। और फेमिना मिस इंडिया 2024 मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल बनी थी। ठीक है, खेल से संबंधित पुरस्कारों की बात करें 2024-25 में जो भी मिले हैं, पहले बात करते हैं आईसीसी के पुरस्कार 2024 में। तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इसको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी कहते हैं, ये मिली है जसप्रीत बुमराह को, जो कि भारत के ही हैं। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिसको राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी कहते हैं, ये मिली है न्यूजीलैंड की मेली केयर को। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है, अफगानिस्तान के अजमतुल्ला ओमरजई को। ठीक है, आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, भारत की स्मृति मंदाना को। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है भारत के जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है भारत के अर्शदीप सिंह को। ठीक है, महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो न्यूजीलैंड की है मेली केयर। फिर आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जिसको डेविड शेफर्ड ट्रॉफी भी बोलते हैं, ये इंग्लैंड के हैं रिचर्ड इलिंगवर्थ, इनको दिया गया है। फिर है बीसीसीआई एनुअल अवार्ड 2025, ठीक है, जो बीसीसीआई के हैं। अभी हमने आईसीसी के अवार्ड देखे थे, अब बीसीसीआई की बात करते हैं। तो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, सचिन तेंदुलकर को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष, ये बीसीसीआई ने दिया है जसप्रीत बुमराह को। महिला में बात करें तो स्मृति मंदाना को मिला है। और बीसीसीआई विशेष पुरस्कार किसको दिया गया है, रविचंद्रन अश्विन को। ठीक है, अगला है विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025, लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, पुरुष में मेल में बात करें तो जसप्रीत बुमराह, लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अगर फीमेल में बात करें तो स्मृति मंदाना, और ये दोनों खिलाड़ी भारत के हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं अन्य खेल पुरस्कारों की। अगर हम बात करें तो ये है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025। तो लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, मैन। ठीक है, मैन ऑफ द ईयर तो स्वीडन के हैं मोंडो डुप्लांटिस। ठीक है, मोंडो डुप्लांटिस को मिला है लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। और अगर यही हम वीमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो अमेरिका की है सिमोन बाइल्स। ठीक है, कौन है, अमेरिका की सिमोन बाइल्स। फिर है AIFF अवार्ड 2025, यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा AIFF अवार्ड 2025।
AIFF मेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ठीक है। पहले पुरुष फुटबॉलर की बात करें तो सुभाशीष बोस को दिया गया है, कोलकाता से हैं सुभाशीष बोस को दिया गया है पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर। और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात करें तो सौम्या गुगुलोथ, ठीक है, सौम्या गुगुलोथ। फिर बात कर लेते हैं फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024, ठीक है। फीफा की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर कौन है, विनी जूनियर है, और महिला फुटबॉलर है एटाना बोनामाती। ज्यादातर ये बैलन डी और पुरस्कार पूछा जाता है, तो बैलन डी और पुरस्कार अगर हम मेल की बात करें तो स्पेन के हैं रोड्री, ठीक है। बैलन डी और में स्पेन के रोड्री ने खिताब जीता है मेल कैटेगरी में। और अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो स्पेन की है एटाना बोनामाटी, उन्होंने ये अवार्ड जीता है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे है हॉकी इंडिया अवार्ड 2024, ठीक है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024, वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में कौन है, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेल हरमनप्रीत सिंह। 2024 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में कौन है, सविता पूनिया। आगे देख लेते हैं, इंग्लैंड के प्रतिष्ठित तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। किसको मिला है ये जो नाइटहुड की उपाधि दी गई है, एक तो जेम्स एंडरसन, ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, और दूसरे हैं फुटबॉलर डेविड बेकहम, इन्हें दिया गया है। सेरेना विलियम्स को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ये याद रखिएगा, ये जो प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड 2025 है, एक तो ये अवार्ड किस देश का है, स्पेन का है, और ये दिया किसको गया है, सेरेना विलियम्स को दिया गया है, ठीक है, जो कि टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस से। फिर है बीबीसी की साल की इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024, मनु भाकर को चुना गया है। तो इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 वाया बीबीसी, ये किसको चुना गया है, मनु भाकर को। आयुष्मान खुराना तथा नीरज चोपड़ा को फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट जो अवार्ड थे वो हमने देख लिए। अब बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 की, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। अब हम भौतिकी की बात करते हैं, यानी फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो अमेरिका के मिले हैं होप, ठीक है, होप ने हिंट किया। अब अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे तो क्या है, होप ने, अब होप से ऐसे याद कर लो कि होप ने हिंट दिया, ठीक है। तो हॉपफील्ड और हिंटन, इन दोनों लोगों को मिला है, और मिला क्यों है, इन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास हेतु कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने हेतु दिया गया है। यानी कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने हेतु ये जो फिजिक्स का नोबेल है किसको दिया गया है, हॉप ने हिंट दिया, ठीक है, यानी जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को। साहित्य का अगर हम बात करें तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है दक्षिण कोरिया की हांगकांग को, ठीक है, हांगकांग को मिला है दक्षिण कोरिया की। ये अब तक की साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रसायन की बात करें तो इसमें क्या था, डेविड जो है, ठीक है, जॉन बेक करके हंसा, ठीक है, जॉन जो है वो बेक यानी कुक करके, तो जॉन बेक करके हंसा, ऐसे याद कर लो रसायन विज्ञान में, जॉन बेक करके हंसा, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करने हेतु दिया गया, किसके लिए, प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए जो फिजिक्स का नोबेल है वो किसको दिया गया, जॉन बेक करके हंसा, यानी डेविड बेकर, जॉन लंपर और डेविड हसाबिस। चिकित्सा की बात करें तो ये है विक्टर एक्ब्रोस और गैरी रुकवुल, ठीक है, ये दोनों यूएसए के थे। इन्हें माइक्रो डीएनए की खोज एवं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन से इनके योगदान हेतु दिया गया। शांति की बात करें तो जापान का एक संगठन है निहान हिदान क्यों समूह, इसे दिया गया है, और इसने क्यों किया, इसको दिया क्यों गया है, क्योंकि दुनिया भर में परमाणु बम के प्रयोग को समाप्त करना इस संगठन का उद्देश्य है, ठीक है। फिर अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र में डेरॉन एस मोगलू है, साइमन जॉनसन है और जेम्स ए रॉबिन्सन है, ठीक है। मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन, ये तीन आदमी हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है। क्यों मिला है, संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव पर शोध करने के लिए, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, थोड़ा ट्रिक लगाएंगे आराम से हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन बनते भी हैं, जैसे पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने, ठीक है, किसने, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान डॉक्टर नीरजा माधव को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। तो ये जो राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान है ये किसको दिया गया है, नीरजा माधव को। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अगला है इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा इन्फोसिस पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है और इसे 6 लोगों को प्रदान किया जाएगा, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं।
दो महिलाएं, जिसमें कौन है, एक तो है नीता गुप्ता, इन्हें गणितीय विज्ञान हेतु, और है वेदिका खेमानी, इन्हें भौतिक विज्ञान हेतु चुना गया है। तो इन्फोसिस पुरस्कार 2024, ठीक है, 6 लोगों को दिया गया था, जिसमें 2 महिलाएं हैं। एक है नीता गुप्ता, जिन्हें गणितीय विज्ञान के लिए दिया गया है, और एक है वेदिका खेमानी, इन्हें भौतिक विज्ञान हेतु चुना गया है। अगला है 46वां जमनालाल बजाज पुरस्कार की घोषणा हाल ही में की गई है। तो जमनालाल बजाज, यह जन कल्याण एवं सामाजिक उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 3 हस्तियों को प्रदान किया गया। कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है? जन कल्याण और सामाजिक उत्थान में, ठीक है। 3 लोगों को दिया गया है, गिरिजा नंदन को जो कि झारखंड से हैं, तुलसी मुंडा जो कि उड़ीसा से हैं, और रश्मि भारती जो कि उत्तराखंड से हैं। तो जमनालाल बजाज पुरस्कार 46वां 3 जन को दिया गया, झारखंड की गिरिजा नंदन, उड़ीसा की तुलसी मुंडा और उत्तराखंड की रश्मि भारती, ठीक है। अगला है स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार में योगदान हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से डॉक्टर वसंत गोयल को सम्मानित किया गया, ठीक है। पायल कपाड़िया को फ्रांस के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर, अब ये आ जाना आर्ट्स एंड लेटर, ठीक है। आर्ट्स एंड लेटर से अगर हम बात करें तो ये किसको दिया गया है? पायल कपाड़िया को दिया गया है, याद रखिएगा। फिर है गणतंत्र दिवस परेड 2025 के पुरस्कारों की घोषणा हुई है। इसमें अगर हम शीर्ष 3 झांकियों की बात करें तो पहला जो मिला है वो उत्तर प्रदेश को मिला है, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास के लिए। दूसरा अवार्ड त्रिपुरा को गया है, शाश्वत श्रद्धा, त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा यानी खर्ची पूजा। तो आपको याद रखना है कि ये जो खर्ची महोत्सव है या खर्ची पूजा महोत्सव होता है ये त्रिपुरा में होता है। तीसरा आंध्र प्रदेश, ठीक है, तीसरा जो अवार्ड गया है वो आंध्र प्रदेश को। एटी कोपका बोमलू, पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने के लिए इनकी थीम थी, इसलिए इनको तीसरा अवार्ड मिला है, ठीक है। अगला है 18वें, ठीक है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान त्रिनिदाद और टोबैगो यानी टी और टी गणराज्य की राष्ट्रपति थी क्रिस्टीना कार्ला कंगालू सहित कुल 27 लोगों को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब इसमें से पूछ सकते हैं कि किस गणराज्य की राष्ट्रपति को दिया गया, तो याद रखिएगा क्रिस्टीना कार्ला कांगलू, ठीक है, कंगालू लिखा है, वैसे ये कांगलू है। भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व प्रमुख हैं तरुण दास, इन्हें भारत और सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगरत्नम ने मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। किसको किया है? तरुण दास को किया है, भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने के लिए। फिर है ब्रिटेन भारत संबंधों में सेवाओं के लिए टाटा समूह के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। तो जो सिंगापुर का जो मानद नागरिक सम्मान है वो गया है तरुण दास को, ठीक है, और जो ब्रिटेन की मानद नाइटहुड उपाधि है वो किसको गई है? एन चंद्रशेखरन जो कि टाटा समूह के चेयरमैन है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने शारीरिक अंगदान प्रदान करने वालों को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए राजकीय सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है, ठीक है। भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक सुनील भारती मित्तल, ठीक है, ये क्या है? भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल, इन्हें भारत और यूके के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड पदक से सम्मानित किया गया है। तो दो चीजें हो गई, जो ब्रिटेन का मानद नाइटहुड दिया गया है वो किसको दिया गया है? एक तो सुनील भारती मित्तल को और दूसरा एन चंद्रशेखरन को, ठीक है। फिर है ब्रिज इंडिया संगठन द्वारा, ठीक है, ब्रिज इंडिया संगठन द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिरंजीवी को क्या मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। एबल पुरस्कार, इसको वैसे तो गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एबल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? मसाकी काशीवारा को, जो कि जापान से संबंधित है। फिर है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025, ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 सेंट्रल बैंकिंग द्वारा आरबीआई को उसकी डिजिटल पहलों, प्रवाह और सारथी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें एक चीज याद रखना, ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है ये किसको दिया गया है? आरबीआई को। हो सकता है ऐसे पूछ लें कि किस पहल के लिए दिया गया है, तो ये जो प्रवाह और सारथी हैं, ठीक है, डिजिटल पहल है आरबीआई की, प्रवाह और सारथी, इसके लिए उन्हें मिला है। प्रसिद्ध रेत के मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक को कला एवं संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं इन्हें किया क्यों गया है। इन्होंने भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति के लिए सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार से सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। याद रखना आपने कि जो राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? राजेश उन्नी को। आगे है कि स्कॉच 2025 पुरस्कार से महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया। ये जो स्कॉच 2025 पुरस्कार है किसको दिया गया है? महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को। फिर आगे है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस
फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसको दिया गया है? गाजा के हैं समर अबू एलोफ, ठीक है, गाजा के समर अबू एलोफ को दिया गया है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025। एक ऐसी तस्वीर के लिए दिया गया है जो गाजा युद्ध की त्रासदी की संवेदनशीलता को सामने लाती है। यह पुरस्कार वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और जिसका मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में, ठीक है। महाराष्ट्र की महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 ये किसको दिया गया है? वर्षा देशपांडे, जो कि महाराष्ट्र की महिला अधिकार की कार्यकर्ता हैं और इन्हें लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए ये अवार्ड दिया गया है। आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिड़ला। इन्हें भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाशिंगटन डीसी में आयोजित 8वें नेतृत्व शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार है ये किसको मिला है? कुमार मंगलम बिड़ला को। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के डिजिटल कार्यों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 प्रदान किया। तो ये जो डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 है ये कौन देता है? पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है और इसके तहत स्वर्ण पुरस्कार महाराष्ट्र के धुले जिला के रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया। वहीं रजत पुरस्कार त्रिपुरा के पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत को दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, ये जो डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 है इसमें पंचायतों के डिजिटल कार्यों को सम्मानित करने के लिए अवार्ड दिया गया और उसमें जो पहली पंचायत जिसको गोल्ड मेडल मिला है वो कौन है? महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत है। और अगर हम सिल्वर मेडल की बात करें तो ये मिला है त्रिपुरा की पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत को, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB को डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25, ठीक है, कौन देता है? वित्त मंत्रालय देता है और इस किसको दिया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25। अगला है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स द्वारा वान इफ्रा, ठीक है, वान इफ्रा डिजिटल मीडिया अवार्ड 2025 साउथ एशिया में द हिंदू को विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में 10 पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ ही द हिंदू को डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का चैंपियन भी नामित किया गया है। कौन सी कैटेगरी है? डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया, ठीक है, ये मिला है द हिंदू को और अलग अलग कैटेगरी में 10 अवार्ड और दिए गए हैं द हिंदू को। फिर है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल बीमारी के दवाओं के विकास के लिए एम्स दिल्ली के सहयोग से चिकित्सा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की है, ठीक है। और किसने किया है? केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। साथ ही ये किसका सहयोग लेगा? एम्स दिल्ली का सहयोग लेगा। और क्यों कर रहा है? सिकल सेल बीमारी के दवाओं के विकास के लिए, ताकि प्रोत्साहन मिले, इसलिए इसने भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है। अगला है ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं सदगुरु। इन्हें कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर, ठीक है, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सदगुरु को सम्मानित किया गया है। फिर है 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियांगेला हंगरिया को जैविक नाइट्रोजन निर्धारण हेतु दिया गया था। ये हमने देखा था अभी पहले भी, ये जो खाद्य पुरस्कार अगर फूड से आ जाए तो फूड में हंगरी होता है, तो याद रखिएगा मारियांगेला हंगरिया को दिया गया है। बाकी ये कहाँ की हैं? तो ब्राजील की हैं। फिर है गांधीनगर में चल रहे 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 के समापन सत्र में 12 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया। तो ये जो 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात में, यानी गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ है। और इसमें कुछ अवार्ड हैं वो देख लेते हैं, जैसे सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर, सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर कोच्चि केरल को। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाला शहर भुवनेश्वर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली हेतु सूरत को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा एवं सुरक्षा प्रणाली हेतु गांधीनगर को चुना गया है, ठीक है। एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार MK स्टालिन को दिया गया है, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। क्या है? एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। हाल ही में UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के 2024 का नानसेन पुरस्कार से 5 महिलाओं को नवाजा गया है। तो नानसेन पुरस्कार 5 महिलाओं को दिया गया है। इसमें एक दीप्ति गुरुंग भी है जिनका संबंध नेपाल से है। बाकी 4 जो हैं वो हैं सिस्टर रोसिता जो कि ब्राज़ील से हैं, मैमूना नाडा फडोल और जिन दावोद, ठीक है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं वैसे तो। अगला है अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने शक्तिकांत दास पूर्व RBI गवर्नर को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का लगातार दूसरी बार पुरस्कार प्रदान किया है।
इसी संस्था द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार एसबीआई को दिया गया है। इन्होंने भूकंप से बचने हेतु एक मॉडल बनाया है। ठीक है, भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसको मिला है? एसबीआई को दिया गया है, ये आपने याद रखना है। और शीर्ष केंद्रीय बैंकर का अवार्ड किसको मिला था? शक्तिकांत दास को मिला था। अगले में यूके में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार अभिनेता दारा सिंह खुराना ने जीता है। ठीक है, यूके में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार याद रखना है अपने, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार दारा सिंह खुराना ने जीता है। हाल ही में अलेक्जेंडर डन को गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया है? अलेक्जेंडर डन को। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा श्रीमती राजश्री बिरला को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो 25वां लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार है किसको मिला है? राजश्री बिरला को। प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्माता विनोद बच्चन को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, सितंबर 2024 में भारतीय तैराक हैं प्रत्याशा रे। ठीक है, क्या है ये? भारतीय तैराक हैं। इन्हें 32वां एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। एकलव्य पुरस्कार उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। सितंबर 2024 में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा लगातार छठे वर्ष प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अग्रदूत गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है। श्री पद्मनाभन विज्ञान रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ऐसा आरओ जो लीक वाला हुआ था पेपर, उसमें पूछा गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 का अवार्ड बिहार के आरा जिले के प्रख्यात प्रतीक को मिला है। कौन सा अवार्ड है ये? संयुक्त राष्ट्र रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज। ठीक है, किसको मिला है? बिहार के आरा जिले के प्रख्यात प्रतीक को। इन्हें दिल्ली के भारत मंडपम में ये पुरस्कार दिया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के एक अधिकारी हैं निखिल वाद। इन्हें जनसंपर्क बढ़ाने के लिए महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध गणित शिक्षक तथा सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। तो याद रखिएगा, ये जो यूएई का गोल्डन वीजा है किसको मिला है? आनंद कुमार को। आगे है इसमें कि इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, अब तो ये पूर्व अध्यक्ष हो गए हैं ना। ठीक है, याद रखिएगा, इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला सेगमेंट है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू द्वारा चुने गए विभिन्न श्रेणियों के 45 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। इसका उद्देश्य है कि पंचायतों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, अब जो कैटेगरी है उसमें देख लेते हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो अवार्ड है नंबर 1 पर किसको मिला है? मान्या चेवाड़ी, सतारा जिला में है, महाराष्ट्र राज्य में। दूसरा अवार्ड मिला है, मतलब दूसरा नंबर है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में बेबेजिया डेबो बंगथाई, जो कि नौगांव असम में है। और तीसरा मिला है शिमला जिला, यानी ठीक है हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले की थानादार ग्राम पंचायत को तीसरा स्थान मिला है। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायतों की बात करें तो छत्रपुर, ठीक है, छत्रपुर जिला गंजम उड़ीसा, दूसरा अमरपुर गोमती त्रिपुरा और तीसरा है तिरोरा जिला गोदिया महाराष्ट्र में। अगर हम सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायतों की बात करें तो गोमती त्रिपुरा में है, कोरापुट उड़ीसा में है और उडुपी जो है ये कर्नाटक में है। यानी सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करें तो पहला मिला है मान्या चेवाड़ी जिला सतारा महाराष्ट्र को। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत की बात करें तो छत्रपुरा उड़ीसा और सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत की बात करें तो गोमती त्रिपुरा। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो फेमस अवार्ड थे वो कवर हो गए। आगे हम देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जो सारी चीजें हैं। ठीक है।